हेलो प्यारे बच्चों, मैं ध्रुव कुमार राय एफिनिटी एजुकेशन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई तो अच्छी चली रही होगी। तो अभी अभी हमने, जैसा आपको पता है, एक चैप्टर जिसका नाम था वर्क, पावर एंड एनर्जी, उस चैप्टर को बहुत डिटेल में कंप्लीट किया है। तो प्यारे बच्चे, उस सीक्वेंस में अगला चैप्टर कौन सा आता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला, ये आता है रोटेशनल मोशन, यानी काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन। ये जो आपका चैप्टर नया शुरू होने जा रहा है बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको रोटेशन के नाम से लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग इसको प्यार करते हैं। इस चैप्टर से उनका लगाव अजीब तरह का होता है और वहीं पर कुछ लोग इस चैप्टर से डरते भी हैं। तो जो लोग बहुत प्यार करते हैं उनकी तो बात अलग है, वो तो अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने एक बेसिक बना के रखा हुआ है अपना। लेकिन जिन भी बच्चों को अगर डर लगता है इस चैप्टर से, तो आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु, आपका टीचर, जो समझना है समझ लीजिए, इस चैप्टर के साथ आपकी दोस्ती करवा के मानूंगा मैं। इस चैप्टर के साथ दोस्त एकदम ध्यान रखना, बढ़िया से समझाऊंगा, इस चैप्टर के साथ गहरी दोस्ती कराऊंगा, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले पेन पेपर लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जितनी बातें इंपॉर्टेंट बताता जाऊं वो नोट करते चलिएगा। बहुत सारी बातें इसीलिए पीपीटी फॉर्म में लेके आते हैं, सो दैट कि आप वहां से देख के लिख सकें। और जो हम बोलते हैं उनमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो उनको भी नोट कर लिया करें, सो दैट कि कुछ छूट ना पाए। बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, जिसका मेन जो एम है वो कुछ एम आप नोट कर लीजिए। जैसे पहला जो एम है बच्चों, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है, तो उसको शुरू करने से पहले तो हम बात करेंगे कि रिजिड बॉडी होता क्या है। रिजिड बॉडी होता क्या है उस पर बात करेंगे, और बात करेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर और रोटेशनल मोशन, इनके बारे में बात करेंगे। इनमें आपको सिमिलरिटी भी बताएंगे, कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ये बात भी बताएंगे। तो वो सारी बातें आज हम यहाँ पर कवर अप करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग रिजिड बॉडी से। जनरली अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो रिजिड बॉडी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि चाहे जितना भी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा लो, अगर कोई बॉडी रिजिड है तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। ये तो बड़ा सिंपल बात हो गई कि उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। लेकिन दूसरे वर्ड में अगर हम बोलें तो हाउ सो एवर लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स नेवर एवर चेंजेस। अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि कोई भी बॉडी है ना, वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इस चैप्टर का नाम ही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो हमारे पास जो भी बॉडीज हैं बच्चे, मान लो एक बॉडी हम ले लेते हैं अगर, तो ये बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल मिलके बने हुए हैं, बहुत ही सारे पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और उस बॉडी का शेप, साइज कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, चाहे फोर्स जितना भी लगा लो, तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। अब जैसे हम अपनी बात करें, क्या हम रिजिड बॉडी हैं? तो जवाब है कि टच करके देख लीजिए, स्किन पर टच करिए, देखिए पोजीशन चेंज हो जा रही है, पोजीशन तुरंत बदल जा रही है ना? हालांकि आप जब छोड़ रहे हैं तो वापस वो रीगेन भी कर ले रहा है, लेकिन पोजीशन तो चेंज हो रही है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि नहीं, हम पर्सनली एज अ बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है? तो कुछ पॉइंट हम नोट करते चलेंगे दोस्तों, देखना। जैसे रिजिड बॉडी से कंसर्न जो पहला पॉइंट है वो ये है कि रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम बदल जाए लेकिन उनके बीच की पोजीशनिंग नहीं चेंज होगी, ठीक है? आगे, दैट मीन्स द शेप एंड साइज डू नॉट चेंजेस। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा, नोट्स भी तो बनाना पड़ेगा, दिमाग में नोट करते रहिए। ड्यूरिंग द मोशन, मोशन हो रहा है लेकिन उनकी पोजीशनिंग चेंज नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के लिए फैन है,
पेन है, टेबल, स्टोन, सो ऑन, मार्कर, ये है ना, ये मार्कर में भी आप चाहे मैं जितनी भी देर लिखूंगा इसके सारे पार्टिकल अपनी जगह पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं लिख के जाऊंगा तो ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, पार्टिकल अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे। तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारे जो हैं रिजिड बॉडी के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे है कि एक पॉइंट जो मैं अभी बता भी रहा था, आवर बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी, एग्जाम्पल ले चुका हूं। वहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जिसमें a block, two blocks are there which are connected with the help of spring, है ना, two blocks with a spring attached between them is also not a rigid body। इसका क्या रीजन है आप समझ सकते हैं ना, आप जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो उन दोनों के बीच की जो रिलेटिव पोजीशनिंग है वो चेंज हो जाएगी, और अगर पोजीशनिंग चेंज हो रही है ना बच्चे तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं रहा। तो छोटी बात मैं ये बोलूँगा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन उसका शेप और उसका साइज नहीं चेंज हो रहा है, then the body will be considered as a rigid body। जैसे ये मार्कर, लेकिन क्या ये सच में मार्कर रिजिड बॉडी है? जनरली हम इसको कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर आप इतना ज़्यादा फोर्स तो लगा नहीं रहे हो, लेकिन हाँ पूरे मोशन के दौरान इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रहे हैं। अब इसको एक हथौड़े से पीटने लगो, बोलो कि नहीं मैंने तो इतना फोर्स लगा दिया सर देखो पोजीशन चेंज हो गया, तो उस कंडीशन की बात नहीं हो रही है बच्चे। ठीक है ना। एक पॉइंट और नोट करेंगे आप लोग, क्या है वो पॉइंट देखें यहां पर। For every pair of particles in a rigid body, there is no velocity of separation or approach between the particles। बिल्कुल सही बात है भैया, अगर पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही है तो ना तो वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ना ही वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी नहीं है, या फिर ये बोलो कि रिलेटिव वेलोसिटी ही जीरो है ना, उस पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो है। क्लियर है? इसको एक फिगर की हेल्प से समझने की पूरा प्रयास करते हैं। जैसे इस फिगर को ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये एक फिगर है और इस फिगर में क्या है, ये पार्टिकल A हो गया, ये पार्टिकल B हो गया। इन दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक की वेलोसिटी v है जबकि दूसरे की vb है। ठीक है, और मान लो ग्राउंड से ये मतलब ये जो दोनों का ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है इससे एंगल थीटा बनता है। तो अब इससे बात है बेटा, ये VA को दो कंपोनेंट में आप तोड़ सकते हो, जैसे यहाँ तोड़ा भी है VI साइन थीटा 1 और ये होगा VA कॉस थीटा 1। इसको भी तोड़ लीजिए इधर की तरफ, है ना, VB साइन थीटा 2 और इधर की तरफ VB कॉस थीटा 2। अब ये देखो, ये दोनों का जो पार्टिकल है अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसका क्या मतलब है? रिजिड बॉडी होने का मतलब ये है बच्चों कि ये दोनों का ये जो वेलोसिटीज हैं एक ही लाइन के अलोंग वो हमेशा क्या रहेंगी? जीरो। जीरो यानी उनका डिफरेंस जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये देखिएगा ये दोनों cos थीटा 1 cos थीटा 2, Q1 Q2 लिखा है उस पर मत जाइएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2। तो ये बात जो हो रही है ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि पोजीशनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे देखते हैं क्या है अपने पास। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग भी, टाइप्स ऑफ मोशन। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों? तीन तरह के मोशन दिख रहे हैं हमारे पास। कौन कौन से? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, आज की जो क्लास है अपनी उस वाले में हम लोग एक तो इसकी बात करने जा रहे हैं और एक इसकी बात करने जा रहे हैं। ये रोलिंग मोशन है, इसकी बात हम नहीं करने जा रहे हैं, इसकी बात हम करेंगे बट वो क्लास का ऑलमोस्ट लास्ट डे होगा, इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, वो याद रखिएगा इस बात का। आज पहला दिन है। ट्रांसलेशनल मोशन आपको पता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल मोशन कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा रोटेशनल मोशन आप देख पा रहे होंगे, है ना, इसमें देखिए ये जो बॉडी है ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इसका सेंटर ऑफ मास है जहां पर मैंने इसको संभाला हुआ है इसके अबाउट रोटेट कर रही है। और रोटेट कर रही है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी भी है, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, रोटेशनल
रोटेशनल मैकेनिक्स को पूरा अभी समझाऊंगा आपको। जैसे ये बॉडी है, इसको सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग मैंने बैलेंस कर लिया। सेंटर ऑफ मास वगैरह मैं आगे की क्लास में प्रॉपर डिस्कस करूंगा, उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे, है ना। अभी हमारी जो बात चल रही है वो रोटेशनल मोशन को लेके चल रही है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन के बाद मैं आपसे सेंटर ऑफ मास ही डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बैलेंस है। आगे देखते हैं हम लोग कि क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में आपने देखा, जैसे इसको हम टॉप व्यू ले लेते हैं, एक पार्टिकल यहां पर है ए पॉइंट पर, t इक्वल टू 0 पर। थोड़ी देर बाद ये क्या हुआ बेटे, ये पार्टिकल ए से बी पर पहुंच गया, इधर आर्क बनाते हुए डिस्प्लेसमेंट s कवर किया, ऐसा मान लीजिए। सर्कुलर मोशन भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कल वाला मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से यहां गया, तो एक तो ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन चीजों को, प्योर रोटेशनल मोशन को भी बात करेंगे हम लोग, और प्योर ट्रांसलेशनल, पहले प्योर ट्रांसलेशनल की बात करने वाले हैं। उसके बाद कंबाइंड रोलिंग एंड ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें बॉडी जो है विदाउट स्लिप एक सरफेस पर ट्रांसलेशनल भी होता है और रोटेशनल भी होता है। तो अभी इसकी बात आज के लिए केवल रोकेंगे, करेंगे इस पर हम बात डिटेल में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ये है आपका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ये है, ठीक है। आइए देखते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। एक ऐसा मोशन जिसमें आप ये बोल सकते हो कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी, तो उसका हर एक पार्टिकल, उस पूरी बॉडी का जितने भी पार्टिकल हैं, ऑल द पार्टिकल्स विल बी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट। हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। जैसे देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, कंडीशनल लिखिएगा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल, हाउसओवर स्मॉल और लार्ज। टाइम का फर्क नहीं पड़ता, टाइम चाहे जितना बड़ा ले लो, टाइम चाहे जितना छोटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। बस हर एक पार्टिकल, क्योंकि रिजिड बॉडी भी तो बोला है आपने रिजिड बॉडी भी तो लिया है, बॉडी का मतलब रिजिड बॉडी यहां से है ना। इन दिस मोशन ऑल द पार्टिकल विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन। ये तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। एक फिगर के माध्यम से इलस्ट्रेशन दिया गया है, देखिएगा। जैसे ये पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, और एक ये वाले पार्टिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहां से। तो आप देखो ध्यान से भैया, 10 मीटर कवर करने के बाद ये वाला पार्टिकल कहां आ गया, यहां आ गया, तो ये वाला आगे चला गया कि नहीं गया, कितना आगे गया, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 यूनिट थी, ऐसा मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर इस वाले ने यहां से यहां कवर किया है 10 मीटर, तो इस वाले ने भी यहां से यहां 10 ही मीटर कवर किया है, 10 मीटर। और ये ओवरऑल इसका यहां तक का डिस्प्लेसमेंट दिया है, जबकि ये वाला, ये पार्टिकल तो यही रहेगा ना इस पॉइंट पर। समझ में आ रही बात। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा, और सबकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी, सबका एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, लीनियर एक्सेलरेशन है ना, वो ना बढ़ेगा ना ही घटेगा। आ रही बात समझ में। चलिएगा देखिएगा यहां पर, इसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि इसमें दिखाया गया है। देख लें आप, ये पार्टिकल भी इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। जितने भी पार्टिकल हैं m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, बल्कि यहां mn दिखा लीजिए, n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ऑल ऑफ देम विल बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग। सेंटर ऑफ मास, एक छोटी बात समझ लीजिए, क्योंकि 2-3 बार वो शब्द आ चुका है, तो कहीं आपको डिस्टर्ब ना करना लगे। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट किसी भी बॉडी का टोटल मास बैलेंस होता है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों, इधर लेंथ ज्यादा है, इधर लेंथ कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर ये पतला है और इधर ये हैवी है। तो एक बात और भी निकल के आ सकती है कि जिधर मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ लाई करेगा, ठीक है। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था अपना। अब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में आप लोगों को मैं थोड़ा सा तो दिखा भी चुका हूं, है ना। जैसे एनालॉगस भी लूंगा मैं, अभी लीनियर मोशन
यानी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को कंबाइन करके एक कंबाइंड स्टडी कर लेंगे हम लोग। बहुत छोटे में बहुत डिटेल जाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखो जहाँ डिटेलिंग करनी होगी ना, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद डिटेलिंग करूँगा। मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है, मुझे नहीं है कि जल्दी आपको भगा भगा के पढ़ाना है, ठीक है। देखते रहेंगे आप लोग। इसमें लिखा है अ बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर रोटेशनल मोशन इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन और पॉइंट and do not move parallel to the line, and that line is known as axis of rotation. In this motion all particles have same theta omega alpha। जैसे पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था, वो आपने देखा था सभी के पास सेम डिस्प्लेसमेंट वगैरह था। अब यहां देखो, ये मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाते हैं हम लोग। ये वाला, ये बॉडी है, ये सिमेट्रिकल अगर है तो, और अगर सिमेट्रिकल नहीं है, मान लो कि सिमेट्रिकल अलग अलग है, जैसे एक बॉडी यहाँ पर है m1 मास की, यहाँ m2 है, यहाँ m3 है ना, ये r1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3। कहने का मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए। कैसे? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चे, ना तो वो बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए, और ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमता रहे, ठीक है। ये जो ओमेगा है यहाँ पर देखना, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, एक पॉइंट समझ लीजिए, अ रोटेटिंग सीलिंग फैन आर्म्स ऑफ अ क्लॉक, अभी दिखाया आपको एक रोटेशन करके, मैंने बुक भी रोटेट कर रहे थे हम लोग, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है ना। ये देखें, रोटेशनल काइनेमैटिक्स की बात करते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा चाहता हूं ना कि कंपैरेटिव स्टडी कर लिया जाए, जैसे ट्रांसलेशनल या लीनियर बोल दिया जाए इसको, है ना, लीनियर जिसको ट्रांसलेशनल बोल रहे हैं, और रोटेशनल जिसको रेडियल भी बोल लेते हैं, है ना, रोटेशनल मोशन। तो एक चीज तो आपको पता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। वेलोसिटी दो तरह की होती है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। और क्या होता है? एक्सलरेशन होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ थीटा से। इसमें वेलोसिटी को यू से, इनिशियल को यू से और फाइनल को वी से, यहाँ ओमेगा नॉट और ओमेगा, ठीक है। जबकि ये जो ओमेगा होता है ये थीटा बाई टी बोल सकते हैं, या फिर ये तो एवरेज की बात की जाएगी, इंस्टेंटेनियस होगा तो डी थीटा बाई डी टी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कैसे लिखते हो, अगर आपसे बात की जाए, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी आप कैसे लिखते हो? लीनियर वेलोसिटी को आप डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं। तो उसी तरह से देखो, एस डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ तो थीटा भी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक ही जैसे मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सलरेशन को यहाँ ए से और यहाँ पर अल्फा से। अच्छा, आप लोगों को तो पता होगा ना, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, कौन कौन सी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके रिसेंबलिंग आप लिख लीजिएगा तीनों इक्वेशन यहाँ से देख के, और मैं अभी प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस पूरे चैप्टर में मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा तो हमेशा कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूं मैं लिख के, यहाँ पर इधर लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, डिस्प्लेसमेंट एस किया उसने और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो आप क्या लिखते हो? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से एस कितना आ जाएगा? थीटा इंटू आर, पहला पॉइंट। वैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू आर ओमेगा। फिर एक्सलरेशन इक्वल टू आर अल्फा। इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, है ना। मैं चाहता हूं कि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता हो और अच्छे से पता हो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा इंटू आर है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको भी, तो ये वेलोसिटी हो गया, ये ओमेगा हो गया।
इसको डिफ्रेंशिएट करिए और इसको भी डिफ्रेंशिएट करिए, ये अल्फा हो गया, सॉरी ए हो गया, ये अल्फा आर हो गया। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे और भी बहुत यूजफुल रिलेशंस आएंगी, जैसे फोर्स का रिलेशन, टॉर्क का रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, सब डिटेल में और धीरे धीरे करेंगे। एक साथ करने पे क्या होगा ना, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। तो ये एक रोटेशनल काइनेमेटिक्स के लिए आप समझिए। और इसमें क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। ये रिलेशन यहां पर आपको लिख के दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस पे एक काम करते हैं, आपको जरा सा वो प्रूफ करके दिखाते हैं चीजों को, है ना। मैंने अभी अभी क्या कहा था, उन चीजों को देख लीजिए एक बार को। एक सेकेंड, आ जाइए यहां पर, देखिए। नहीं, बैकग्राउंड कुछ और लेते हैं। देखिएगा यहां पर मैंने क्या कहा, आपको बता दिया था। एक फिगर दोबारा से बना लेते हैं बच्चों। एक पॉइंट ये है और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर a पर है और a से b तक जाने में उसने आर्क जो कवर किया, यानी जिसको आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, वो तो s किया। कितना किया, s। और a से b चला गया वो कितने देर में, t सेकेंड में, ठीक है। पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जो पार्टिकल है ना वो इस पर रोटेट कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। ऐसे घूम के वो आता है और जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है तो हम ये बोलते हैं कि जो टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड है और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है बेटे। तो ओमेगा मैंने अभी बताया था ना कि जब एवरेज लिखेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। और अगर बात आएगी एक कंप्लीट रोटेशन के लिए तो ओमेगा क्या होगा, थीटा 2 पाई हो जाएगा बेटे, और टाइम पीरियड टी। तो ओमेगा की ये बात याद रखिएगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं इसको। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, तो रेडियन पर सेकेंड। अब आगे की बात अगर हम ध्यान से देखें तो मैं आपको बता चुका हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओमेगा जो होती है वो डी थीटा अपॉन डी टी, या इसी को डेल्टा थीटा होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये बोलते हैं हम लोग। क्लियर है क्या। अब यहां पर ओमेगा हो गया डी थीटा बाई डी टी। आप लोगों को एक रिलेशन बताता हूं यहां पर, यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक जाने में, और एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहां से हम एस को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू थीटा। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट को डिराइव करेंगे डी एस अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ये आ जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। आगे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो dv विद रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। और ये हमारा a हो जाएगा इक्वल टू आर इंटू एल्फा। इसको हम ए टी भी बोलते हैं। ए टी मतलब टेंजेंशियल, लीनियर है ना, लीनियर। और एक ए रोटेशनल होता है। ए रोटेशनल जो होता है बेटे वो वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स में आपने देखा होगा, है ना। ये इसको रोटेशनल या रेडियल बोलिए, है ना, रेडियल बोलिए। तो इसी वी को क्योंकि हम आर ओमेगा लिख पाते हैं तो आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी, तो इसलिए हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने एक रोटेशनल मोशन को आप इमेजिन करो, ठीक है। रोटेशनल मोशन में कोई पार्टिकल है जो इनिशियल ओमेगा नॉट वेलोसिटी से घूम रहा है। किस वेलोसिटी से, ओमेगा नॉट से। ये t इक्वल टू 0 पर, और t सेकेंड के बाद, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये था, t सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी ओमेगा हो गई, ओमेगा वेलोसिटी से घूमने लगा। ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो एंगुलर एक्सेलरेशन का भी रोल रहा होगा ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोगों ने अल्फा लिख लिया, ठीक है।
अब ध्यान से देखिएगा, इतने में वो डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर करता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम शुरू करते हैं इसका डेराइव करना, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सीखेंगे कि कैसे डेरिवेशन आता है, और बहुत जल्दी से, बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखें आप लोग, आपको पता है एक्सेलरेशन कितना होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। और बच्चे जब आपने लिखा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये अल्फा है याद रखिएगा, तो अल्फा इंटू डी टी इक्वल टू डी ओमेगा। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए ओमेगा नॉट से ओमेगा और इधर 0 से टी। तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, ये तो हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा और अल्फा इंटू टी 0 टू टी, ये आ जाएगा अल्फा टी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इधर ले आइए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अच्छा, ये बिल्कुल उसी के जैसा डेरिवेशन है ना, जैसे आप लोगों ने कभी लीनियर के लिए किया होगा, उससे कोई बहुत अलग तो ये मुझे तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप दो चीजें और भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसकी डेरिवेशन अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके डेरिवेशन की जरूरत है। और अगर मान लीजिए नहीं कोई बच्चा बिल्कुल जिद करने लगे कि नहीं सर मुझे तो देखना है, तो उसके लिए तो फिर दिखाया जा सकता है ना। आपको पता है ना ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, ये तो आपके सामने इधर लिखा हुआ है ना। ओमेगा जो होता है वो डी थीटा बाई डी टी होता है। तो ध्यान से देखो, ओमेगा की जगह आप ये रख लेना, ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस अल्फा टी डी टी इक्वल टू डी थीटा, है ना। ओमेगा की जगह ये रख दिया हमने वैल्यू, क्लियर है। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इस पूरे इक्वेशन में कहीं ओमेगा है क्या। आप अगर ये भी सोचो कि क्यों रखा सर आपने, क्या रीजन है, तो आप ये सोच सकते हैं इसमें कहीं ओमेगा है नहीं, तो मैं क्यों ना ओमेगा को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से रिप्लेस कर दूं। यहां पर आप कर लीजिएगा, ये आ जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस टी की पावर 1 है, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको, लिमिट 0 से टी, लिमिट 0 से टी और ये 0 से थीटा, क्योंकि सब 0 है लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट की ही वैल्यू को हम लेके लिख लेते हैं। 0 तो माइनस करो या ना करो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। तो देखो यहाँ पर अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू थीटा, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या है बेटे, अब है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ऐसे में आपको तो पता है ना कि अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, ये इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। आप ही लोग बताएंगे मुझे, क्या कहीं इस इक्वेशन में टाइम है, इस वाले इक्वेशन में कहीं टाइम है, नहीं है। तो एक काम कर देता हूं मैं बहुत छोटा सा, यहां पर ऊपर भी डी थीटा और नीचे भी डी थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, और मैनेज कर देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, है ना। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा इंटू डी थीटा, एक तो इधर भेज दो और इधर डी थीटा बाई डी टी, ये लिख लेना ओमेगा इंटू डी ओमेगा और ये अल्फा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेट कर दो 0 से थीटा, ओमेगा नॉट से ओमेगा, लो जी आ गया। ये अल्फा इंटू थीटा आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, कहाँ से कहाँ, ओमेगा नॉट से ओमेगा। वैल्यू रख लेना, 2 को इधर भेज दो, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये जो एक एनालॉजी है, ये जो एक पूरा का पूरा आपने अभी पढ़ा है, ये रोटेशनल मोशन से रिलेशन है इसका, रोटेशनल मोशन की बातें हम लोग अभी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं थोड़ी देर साइड हूं, आप इसको नोट कर लें, नोट हो जाएगा तो मुझे भी बता देंगे, क्योंकि हमें इसका फिर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, हमें इस पर क्वेश्चंस अप्लाई करने होंगे। बहुत अच्छे अच्छे से सारे रिलेशन को मैंने आपको बता दिया रोटेशनल मोशन की। अभी देखो रोटेशनल मोशन भी पैदा हो रहा है, इसका हैप्पी बर्थडे हो रहा है, इसका स्वागत करो, छोटी छोटी चीजें इससे लेते रहो, है ना। आज इसके इस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, रिजिड बॉडी और उससे बेस्ड क्वेश्चन करो, कल आपको और भी डिटेल में इसको, डिटेलिंग धीरे धीरे हो जाती है ना। 10 लेक्चर में अगर कोई चीज खत्म करना है तो एक लेक्चर में उसको कैसे कवर अप करेंगे आप, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अगर ऐसा करने लगोगे
तो शुरुआत के फेज में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और हाँ, अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है तो उसका तो बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन हो रहा है, वो तो थोड़ा सा आगे भी शिफ्ट करके देख सकता है लेक्चर को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस चलते हैं जहाँ पर डिस्कस कर रहे थे हम। जी हाँ, ये रहा। तो ये सब मैं आपको बता चुका। ओमेगा इनिशियल जो लिखा है ना बच्चों, ये ओमेगा इनिशियल को ही मैं ओमेगा नॉट लिख रहा हूँ हर जगह, और ओमेगा फाइनल को ओमेगा, ठीक है। ये तीनों मैं आपको डिराइव करके दे चुका, क्लियर है। और ये तीनों देखिए लिखा है ना कि दीज रिलेशंस कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद दोज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी लीनियर मोशन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग बच्चे अब, ठीक है। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला काम आप शुरू करो, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें क्या क्या गिवन है वो सारी चीजें आप पहले नोट कर लो, ठीक है। जब आप नोट कर लोगे तब मैं आपको बताना शुरू करूंगा, ठीक है। सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है ना। आइए नोट करो, नोट करने के बाद आप जब आंसर निकाल लोगे तो मैं करूंगा। आइए मैं करता हूं। अब कर चुके होंगे आप लोग नोट और ट्राई भी कर चुके होंगे। अ व्हील इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको अच्छा एक काम करो, 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट को 50/60 कर दो, ये आ जाएगा कितना, 5/6 RPS, ठीक है। 5/6 RPS आ गया, क्लियर है क्या। यानी इतने नंबर ऑफ रोटेशंस बोल सकते हो, रिवॉल्यूशन बोल सकते हो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। What should be the magnitude and direction of the angular acceleration of the wheel so as to stop it in 8 सेकेंड। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। आपसे बोला है कि जो एंगुलर एक्सलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ और डायरेक्शन भी बताओ। तो अब ऐसी बात है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम रोकना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज एक्सलरेशन प्रोवाइड करना होगा, और अगर आप मोटे रोटेट करते रहना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो उसी डायरेक्शन में दे दीजिए एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। आपसे बोला है कि अल्फा बताओ, क्या बताओ, अल्फा की वैल्यू, जबकि जो टाइम है वो कितना है, 8 सेकेंड। आगे ये भी पूछा है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट कवर बिफोर स्टॉपिंग, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब एक काम हम करें, हमें जो फाइंड आउट करना है वो तो अल्फा फाइंड आउट करना है। ये जो दिया है ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमें ये पता है कि 8 सेकेंड के बाद इसका जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 रेडियन पर सेकेंड हो जाना है, क्योंकि रेस्ट में आना है। तो हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं जो कि होगा ओमेगा, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कितना होगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 पाई/3 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। समझ पा रहे हैं आप लोग, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 6 की जगह 3 लिखा हमने, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सिंस वी नो दैट विच इक्वेशन कैन बी यूज्ड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन इज सफिशिएंट, है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां से ये 0 है, 0 माइनस 5 पाई/3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 8। अल्फा की वैल्यू आ गई -5 पाई/24 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, और माइनस साइन बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो आप क्लॉकवाइज प्रोवाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। आगे बोला है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट कवर बिफोर स्टॉपिंग। ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है जी, सारी चीजें आसान होती हैं अगर आपको समझ में आए तो, और नहीं समझ में आए तो फिर तो दिक्कत बढ़ती जाती है ना। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए पहले मैं ये निकाल लूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ
अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना है 5 पाई बाई 3 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू 5 पाई बाई 24 इंटू 8 इंटू 8, 8 3 जा और 3 4 जा, ठीक है। यहाँ कितना है बेटे 40 पाई बाई 3 माइनस 20 पाई बाई 3, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 20 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। मतलब ये रुकने रुकने तक, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है, इसने इतना टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब आपसे बोला है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट कवर, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने करेगा, या कंप्लीट नहीं भी करेगा तो रिवॉल्यूशन कितना करेगा। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए ना कि जब ये एक बार पूरा घूमेगा, यहां से चल के ए से चला और घूम के वापस ए पर आएगा, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 पाई के बराबर करेगा एक रोटेशन में। तो यहां से सिंपल ये कर लो ना कि 20 पाई बाई 3 इक्वल टू एन इंटू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, 10 आ गया, एन की वैल्यू आ गई 10 बाई 3 रिवॉल्यूशन, जिसको आप 3:1 बाई 3 रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो। यानी कि 3 तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन और एक 1/3 यानी 120 डिग्री, क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 360 है ना। तो ये आपकी प्रॉपर वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पहले सब कर चुके होंगे, मेरे साथ तो केवल आंसर मैच कर रहे हैं, है ना। मैं साइड हूं, जिसको नोट करना है वो नोट करे आराम से, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर से उन क्वेश्चन को जरूर करें। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्या, इसको नोट करिए सभी लोग, देखिए इसमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। अ फ्लाई व्हील ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, फ्लाई व्हील का रेडियस है कितना 30 सेंटीमीटर। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट t इक्वल टू 0 पर 0 सेकेंड पर, ओमेगा नॉट कितना है 0 आरपीएस, आरपीएस मतलब रेडियन पर सेकेंड है, रोटेशन पर सेकेंड नहीं। एंड एक्सलरेशन विद कांस्टेंट, आरपीएस लिखते ही नहीं बल्कि आपको अगर कंफ्यूज करता है तो, है ना, 0 रेडियन पर सेकेंड लिख लीजिए। एंड एक्सलरेशन विल विद कांस्टेंट एक्सलरेशन, अल्फा कितना है 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोला है कंप्यूट, ये आर हटाइए, कंप्यूट द टेंजेंशियल ए टी रेडियल ए आर एंड रिजल्टेंट एक्सलरेशन, रिजल्टेंट एक्सलरेशन आपको पता होना चाहिए। जो टेंजेंशियल होता है यानी लीनियर वाले को बोलते हैं, रेडियल जो सेंट्रीपेटल अंदर की तरफ काम करता है, एंगुलर जिसको बोलते हैं, और ए जो होता है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल ये वाला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये वाला टेंजेंशियल है ए टी, ये वाला ए रेडियल है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल के स्क्वायर के इक्विवेलेंट के बराबर होता है। अच्छा, ये 2 पॉइंट पर पूछा है। पहला ए, जब थीटा कितना है 0 डिग्री, ठीक है। बी क्या है, आफ्टर इट हैज मेड 1/3 ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी थीटा जो है वो 2 पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3 बोल दीजिए या फिर 120 डिग्री बोल दीजिए। क्लियर है क्या? आइए देखते हैं इसको हम लोग यहां पर कि कैसे क्या करना है। भैया ए रेडियल क्या होगा, ए टेंजेंशियल पहले निकाल दें। ए टेंजेंशियल क्या होता है, ए टेंजेंशियल होता है आर इंटू एल्फा, यही होता है ना, बोलो हाँ है ना। और यहां से आप क्या निकाल लोगे, आर आपको पता है 30 सेंटीमीटर रख दीजिए और टेंजेंशियल वाली वैल्यू भी रख दीजिए, देखिए कितना आता है, फटाफट करिएगा। ए टेंजेंशियल, ठीक है, आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए यहां पर। ए रेडियल हो गया, आप रेडियस तो है 0.3 और ये है 0.5, तो वैल्यू आ गई कितनी
0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए टेंजेंशियल हो गया, ठीक है। अच्छा, ए रेडियल क्या होगा? ए रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। पहले भी दिखा चुका हूं, आपको नोट करा चुका हूं। तो अब देखना बच्चे, एक सेकंड, ये चार्जर बंद ना हो जाए, वेट करना आप लोग। हाँ ठीक है, चार्जर छूट गया था। अगर ए रेडियल हो जाएगा आपका कितना? ओमेगा तो 0 है, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है क्या? क्योंकि इसने बोला है ना थीटा जब 0 डिग्री हो तो। बड़ी अच्छी बात है, तो यहां से निकाल लो लोग। ए रिजल्टेंट कितना आएगा? 0.15 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है ए टोटल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे केस में हमें क्या देखना है बच्चों? हमसे बोला है कि जब थीटा कितना हो जाए 2π/3 यानी 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या क्या निकालना है? हमें पहले तो ए टेंजेंशियल निकालना है। एक बात याद रखना, ए टेंजेंशियल नहीं बदलेगा, ए टेंजेंशियल यही रहेगा आर इंटू एल्फा, तो ये तो यही रहेगा 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो पहले था अभी भी वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि ना तो रेडियस बदल रही है, और ये तो बोला है ना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अल्फा भी नहीं चेंज हो रहा है, तो टेंजेंशियल की वैल्यू तो नहीं बदलने वाली है, ये बात तो तय है, ठीक है। लेकिन बच्चों जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π/3 कर चुका होगा तो ओमेगा की वैल्यू बदल चुकी होगी, क्योंकि अब वो मोशन में आ चुका है। ये तब था जब 0 पे था, और जब 0 पे था बच्चों तो ए आर कितना था? 0 था। लेकिन क्या अभी भी ए आर 0 होगा? जवाब है कि नहीं सर, अब 0 नहीं होगा। कितना होगा आइए देखते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सॉरी ये तो नहीं, ये नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम हमें नहीं पता, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे? 2 इंटू 1/2 इंटू 2π/3। क्लियर है, कैंसल हो गया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रख लीजिए इसी तरह से। अब ए रेडियल कितना होता है? आर ओमेगा स्क्वायर ही तो होता है। आर कितना है? 0.3 इंटू 2π डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया कितना? 0.2π, ठीक है। वैल्यू आ गई आपके पास ए आर की, और जब ए आर है आपके पास तो आप ए टोटल तो निकाल ही सकते हैं ना। इसको आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 826 0.628 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रखिए यहाँ पर 0.15 का होल स्क्वायर प्लस 0.628 का होल स्क्वायर, ऑलमोस्ट ये 15 या 225 होता है, तो 0.0225, ठीक है ना। 4 प्लेस पर 0 आ गया, प्लस ये कितना 36 के अप्रॉक्स लिख लीजिए, 38 लिख लीजिए, है ना। 0.0380, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, यहां पर मैं लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। और कितना आएगा देखते हैं, उसको सॉल्व करके हम लोग। वैल्यू आप रखिए, ये ऐड करने पे कितना आया? 0.0055, ठीक है। 0.505, ठीक है, 05। तो ये मुझे लग रहा है कि 0.7 के अप्रॉक्स आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा इसको, ये ए टोटल है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है ये। आप एक्चुअल वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं खुद से, है ना। ये 0.7 अप्रॉक्स मैं यहां लिख देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आपने ये तो देख ही लिया 0.2 पाई, है ना। इसी को आप
जैसे मैंने रख दिया ना 3.14, इसका 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.628 हो गया। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो गिवन है वो पॉइंट्स नोट कर लिया जाए और क्या क्या है इसमें गिवन। अ डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है बच्चों वो लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे से पहले मेरे बच्चों का आना चाहिए, है ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यहां सेकेंड स्क्वायर मिसिंग है। अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड थ्रू इट्स सेंटर। पहला पॉइंट क्या बोला है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड, यानी टाइम अगर 4 सेकेंड है तो ओमेगा बताओ। अब ये तो बड़ा आसान है, यही कर देते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। स्टार्ट्स रोटेटिंग मतलब पहले 0 पे था, ये वैल्यू 0 कर दीजिए। ओमेगा इक्वल टू π/2 इंटू 4 यानी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये तो पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या पूछा गया है, बी पार्ट पढ़िए और उसको सॉल्व करिए। बी पार्ट में है कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क आफ्टर 4 सेकेंड, यानी थीटा पूछा है। तो बेटा थीटा कितना होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है क्या, ये तो 0 ही हो गया। हाफ इंटू π/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 कैंसिल हो गया। थीटा आ गया कितना, 4 पाई रेडियन। ठीक है क्या, ये बी पार्ट हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई रेडियन। अब सी पार्ट, ठीक है, बोला है नंबर ऑफ टर्न्स एकम्प्लिश्ड बाय द डिस्क इन 4 सेकेंड। तो अब तो ये आपको पता है, थीटा अपॉन 2 पाई कर दोगे तो नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा। नंबर ऑफ रोटेशन 4 पाई/2 पाई कर दो तो ये वैल्यू 2 आ गई, यानी कंप्लीटली रोटेट कर रहा है। 2 रोटेशन ये कंप्लीट कर ले रहा है उसी टाइम पीरियड में 4 सेकेंड में, यानी इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है ना। वैसे टाइम पीरियड आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है, ओमेगा तो होता है ना 2 पाई/t। ठीक है, तो t आ जाएगा 2 पाई/2 पाई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, सभी लोग नोट कर लें। चलिए, हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। हमेशा याद रखिएगा जो ओमेगा होता है वो 2 पाई/t होता है, और ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो, और अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर वही टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेलरेटेड मोशन था इसलिए वो वैल्यू नहीं लगेगी जो पहले लिखने की कोशिश हम कर रहे थे। ठीक है, उसको छोड़ देंगे क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है ना। वो फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t। ये किसके लिए होता है, ये होता है यूनिफॉर्म के लिए, वेरिएबल के लिए नहीं। ठीक है, जैसे अभी वेरिएबल के कई एग्जांपल मैं आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये वेरिएबल से रिलेटेड है इसलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं। अ व्हील रोटेट्स विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन, और क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा है 4at³ माइनस 3bt स्क्वायर। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द व्हील हैज इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ओमेगा नॉट है। राइट द इक्वेशन फॉर एंगुलर स्पीड ओमेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। आपको यहां पर जो अल्फा है वो वेरिएबल है। अब अल्फा भी वेरिएबल है, ठीक है, और अल्फा जो वेरिएबल है, मैंने पीछे क्या बताया आपको कि जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी बढ़ नहीं रही हो, तब हम ओमेगा 2 पाई/t लिखते हैं। और यहां पे तो अल्फा ही वेरिएबल है, यहां तो अल्फा खुद वेरी कर रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अल्फा वेरी कर रहा है और हमें ओमेगा लिखना है या थीटा लिखना है तो एक सीक्वेंस में हम वापस आते हैं, जैसे हमने पहले बहुत किया हुआ है। हमें पता है कि जो अल्फा होता है इट इज इक्वल टू d⍵/dt। ठीक है, यहां से d⍵ कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू dt। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इसको बाहर नहीं ले सकते क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है ना,
अल्फा इंटू डी टी, 0 से t, और ये ओमेगा नॉट से ओमेगा। तो ध्यान से देखना बेटे, ये ओमेगा नॉट है ना, तो ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट से ओमेगा, ठीक है। अल्फा ये था ना अल्फा टी की पावर 3, तो 4a टी की पावर 3 का हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस 3b टी क्यूब बाई 3, और कहाँ से कहाँ है ये, 0 से t है, 0 से t, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4, यहाँ पर आप लिख पाएंगे क्या, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू ए टी की पावर 4 माइनस बी टी क्यूब, ये है आपके पास रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने ये तो लिख दिया ओमेगा का फॉर्मूला, ये माइनस ओमेगा को उधर ले जाके प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि आप चाहिए तो यहीं पे कर लीजिए, इधर करके ये प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्योंकि बी वाला पार्ट थीटा भी पूछा है, तो थीटा आपको पता होना चाहिए, जो डी ओमेगा होता है वो डी थीटा बाई डी टी ही तो होता है ओमेगा, और इसको ओमेगा नॉट प्लस ए टी की पावर 4 माइनस बी टी क्यूब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। यहां से डी थीटा को अगर आप ऐसे लिखते हो, ओमेगा नॉट डी टी प्लस ए टी की पावर 4 डी टी माइनस बी टी क्यूब डी टी, और इंटीग्रेट मार देते हैं इसको, है ना, 0 से थीटा, 0 से टी, 0 से टी, 0 से टी, तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट टी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस ए टी की पावर 5/5, ठीक है। यहाँ एक बार इंटीग्रेट किया तो पावर 4 आई थी, दूसरी बार किया तो पावर 5 आई, माइनस बी टी 4/4, यही आपका फाइनल आंसर होगा दोनों के लिए जो यहां पर पूछे गए थे। मैं थोड़ा साइड हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करूं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, जब हो जाए तो मुझे भी बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, और कैसे किया वो आपके सामने है। ये बहुत बेसिक प्रोसीजर है, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो आज की हमारी क्लास होने वाली है ना, वो बहुत बेसिक होने वाली है, बहुत धीरे धीरे चीजों को हम ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। बेसिक से शुरू करके आईआईटी मेडिकल की तरफ अगर चलना है तो हमें एक स्पीड मेंटेन रखनी होगी, और बीच बीच में कहाँ कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन पर रुक के बात करना ही होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग वगैरह सब ठीक ही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है सर। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। अ टर्न टेबल रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सलरेशन, अल्फा कितना है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सलरेटेड एंगुलर मोशन है ये। अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कॉइन को 1 मीटर पर रख दिया। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द कॉइन इज ऑलवेज एट रेस्ट relative to the turntable, okay, if at t equal to 0 the turntable was at rest, omega naught की वैल्यू 0 है, ठीक है। then find the total acceleration of the coin after 1 second, okay, टाइम 1 सेकेंड के बाद। अच्छा, 1 सेकेंड के बाद हम देखते हैं कि उसके पास एक टेंजेंशियल और एक रेडियल दोनों होंगे। क्वाइन अगर टर्न टेबल पर रखी हुई है बच्चे, तो उसका टेंजेंशियल भी होगा और रेडियल भी होगा। ए टेंजेंशियल आप कैसे निकालोगे, ए टेंजेंशियल आप निकालते हो आर इंटू ए, ठीक है क्या, बोलो हाँ ना। दूसरा आप कैसे निकालोगे, पहले ए टेंजेंशियल निकाल लेते हैं, फिर ए रेडियल निकाल लेंगे। ए टेंजेंशियल की वैल्यू आप लोग बताएं जल्दी से, आर इंटू ए, आर इंटू ए की जगह अल्फा लिखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आर आपके पास 1 है और अल्फा है 2, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और रेडियल कितना होता है, रेडियल के बारे में आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो पहले आपको ओमेगा निकालना होगा। आइए ओमेगा निकाल लेते हैं यहाँ से। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है क्या। आइए यहाँ रख दीजिए, ए आर आ जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। तो अभी हमें निकालना है एक्सलरेशन ऑफ द कॉइन आफ्टर 1 सेकेंड, ये हमने दोनों निकाल लिया है ना। देन फाइंड द टोटल, टोटल पूछा है तो ए टी कितना आएगा बच्चों, ए टी आपको पता होना चाहिए कि
ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 2 है। अंडर रूट 16 प्लस 4 अंडर रूट 20 यानी 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, यही आंसर है फाइनल। टोटल वैल्यू पूछा था। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद रखना है ना, ए टेंजेंशियल और ए रेडियल। ठीक है, ये करके दिखा चुका हूं कि कैसे आता है, वी स्क्वायर बाई आर से। क्लियर है, नोट करें इसको, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। करते रहो, घबराओ नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझते रहो एक एक पॉइंट को। बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ सिखाएंगे इसमें, लेकिन धीरे धीरे, स्लो, बहुत फास्ट नहीं। अब बॉडी एग्जीक्यूट बहुत फास्ट कराएंगे जब रिवीजन करवा रहे होंगे, जब क्रैश कोर्स करवा रहे होंगे, फिर एक एक दिन में एक एक चैप्टर निपटाते रहेंगे बैठ के, है ना। अ बॉडी एग्जीक्यूट 300 रिवॉल्यूशंस इन 6 सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं 300/6, बोले तो 50 हर्ट्ज या 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये तो पहला पार्ट यही पूछ लिया था, लो फ्रीक्वेंसी तो यही आ गई। दूसरा बोला है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड क्या होती है भैया, v = r ओमेगा। अच्छा, एंगुलर स्पीड डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, ओमेगा 2π/t यानी 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 इंटू पाई इंटू 50, बोले तो 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया ओमेगा। ठीक है क्या। तीसरा टाइम पीरियड, मैंने कहा था टाइम पीरियड होगा कितना, 2π/ओमेगा, ये उसी टाइम नोट करा दिया था आपको। तो 2π/100π कैंसल हो गया, 1/50 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न थ्रू थीटा 60 डिग्री है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा। ये थीटा 60 डिग्री है तो टाइम कितना लगेगा। अच्छा, ये कैसा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा कितना होता है भैया, ओमेगा होता है θ/t, तो यहाँ से t कितना आएगा, θ/ओमेगा आएगा, नहीं आएगा। थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 बोले तो π/3, यही तो 60 डिग्री मीन्स π/3 और 1/50। ठीक है, इसको लिख लीजिए 50 π/3 सेकेंड। नोट करिए इसको, देखिए कितना आता है, वैल्यू निकालिए। अरे यहां मैंने गड़बड़ रख दिया, इसको करेक्ट करिएगा, ह्यूमन एरर। ये टाइम पीरियड मैंने क्यों रख दिया, मुझे ओमेगा रखना था ना, यहाँ पे ओमेगा रखना था, ये तो वैसे वैल्यू ज़्यादा आ रहे थे, 100 पाई रखना था, है ना, 100 पाई। चलिए इसको करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/300 सेकेंड। मैंने जब देखा मैंने कहा ये तो टाइम बहुत ही ज़्यादा आ रहा है ना, 1/300 सेकेंड लगेगा। मैंने मिस्टेक कर दिया था, 1/50 रख दिया था। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। π/3 डिस्प्लेसमेंट हो गया और टाइम कितना हो गया, ओमेगा हो गया 100 पाई, जो कि हमने पहले यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, यानी 1/300 सेकेंड के अंदर ये 60 डिग्री घूम जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। ये तो हम कर चुके हैं, है ना, ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, ये पता नहीं कैसे रिपीट हो गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है। जी हाँ, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, तो स्क्रीन में ऊपर करता रहूंगा, आप लोगों को क्लास में ही मिल जाएगी। भैया आपको देखिए डीपीपी भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहा है, लेकिन क्लास खत्म करने के तुरंत बाद कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये घर के लिए आपको दे रहा हूं, आप इसको स्टॉप करके करते रहेंगे। ठीक है, और आगे ले चलते हैं, देखते रहिएगा इसको, है ना, और इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है, अटेम्प्ट करिएगा, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया है उसके बेसिस पर आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।